थैंक यू सर। आपने बहुत ब्रीफली, बहुत क्लियरली ये सारी चीजें हमारे सामने रखी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जिससे मैं आगे इस करके जाना चाहूंगा कि आपने कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी, और जिस तरीके से आपने अभी फॉरेन एसएफएस का भी मेंशन वो कर दिया, और पहले भी आपने बताया कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो जो एड्रेस कर रही है वो जो कंट्री के इकोनॉमिक नीड्स हैं, जिसमें चीप लेबर को ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही है। इसी से आगे चलते हुए जो क्वेश्चन है, मैं डॉक्टर मनीषा बांगर आपसे समझना चाहूंगा कि अभी से मान लीजिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे हैं उनको ये जो लैंग्वेज है उनको इतना पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, और प्लस जैसे 9th-10th में जाते हैं उनके सामने जॉब करने के लिए या फिर मैनुअल लेबर्स की तरफ ज्यादा पुश किया जाता है। और अभी हम जो टाइम देख रहे हैं वो ये है कि जो पूरा का पूरा बहुजन तबका है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी जमीन बना रहा है। आज से 10 साल पहले हम ये कह सकते थे कि वो अपनी जमीन तलाश रहा था, बट अब जो है अपनी जमीन वो बना रहा है। वो पॉलिटिक्स में भी, वो सोशल सेक्टर में भी, डेवलपमेंट के सेक्टर में भी, और जहां जहां पे अपने राइट्स हैं, जहां जहां पे भी उनको रत्ती भर भी अगर डिनाई करने की कोशिश की जाती है तो वो बहुत आउटराइटली उस पर आउटस्पोकन होकर करके अपनी बात रख रहा है, और गवर्नमेंट को अक्सर झुकना पड़ रहा है उस पर। तो अगर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस तरीके की वजह से ये जमीन हासिल हो पाई है, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि मान लीजिए आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद इस तरीके की अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं दी है, तो बहुजन इंटेलेक्ट, जो बहुजन इंटेलेक्ट है, मैं ये वर्ड यूज करूंगा कि बहुजन इंटेलेक्ट पे क्या असर पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने इस स्वरूप के साथ में इम्प्लीमेंट हो जाती है। मनीषा मैम। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल बहुत दूरगामी सवाल है, क्योंकि जिस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत की खासकर बननी चाहिए, वो एक वेलफेयर स्टेट और संविधान के अंदर में जो प्रियम्बल है और प्रियम्बल की जो वैल्यूज है उसको लेकर बननी चाहिए। और पहले की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसमें जो तब्दीलियां लाने की कोशिश की गई राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, वो प्रियम्बल में निहित, संविधान में निहित वैल्यूज यानी डेमोक्रेटाइजेशन, इक्विटी, इक्वालिटी, उसके साथ सभी को समान अवसर, इन चीजों को मद्देनजर रख के बनाई गई। कोठारी कमीशन की भी जब बात हुई है और हमने देखा कि नाज ने उसके बारे में बताया है, कोठारी कमीशन जो बना था वह संविधान में का इक्विटी को मद्देनजर रखे हुए बना था। सोशल इंटीग्रेशन की बात करें, सांप्रदायिकता की बात करें, सेक्युलरिज्म की बात करें, इन सब चीजों को, संविधान को सामने रखकर बनाए गए हुए ये सारे एक्टिविटीज थी, हमारी सारी कोशिशें थी। और जितना भी जन आंदोलन चला हुआ है और राइट टू फोरम फॉर एजुकेशन जो बने हैं अलग अलग प्रदेश में, वह इसी का एक प्रतिबिंब है, ये हम देखते हैं। और इसके पहले हमारे सामने नरेंद्र कुमार जी ने भी विचारधारा की बात कही। विचारधारा भी अगर हम लोग की बात सामने आती है तो आर्थिक क्षेत्र में अगर कमर्शलाइजेशन है तो आर्थिक क्षेत्र में इक्विटी ऑफ एजुकेशन एंड इक्विटी ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। अगर विचारधारा की बात आती है तो विचारधारा या आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस हर देश में, वह जैसे कि बर्ट्रैंड रसल ने कहा है कि अ नेशन इज व्हाट द थॉट इज थॉट, मतलब जो डोमिनेंट थॉट होता है वो उस नेशन का थॉट होता है। और हर चीज, हर पॉलिसी जो बनती है, हर चीज जो बनती है वह उस थॉट से प्रेरित होती है। तो अगर ये बात है तो हम थॉट की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नेशनल लीडर्स हैं, जिन्हों हम ट्रांसफर ऑफ पावर या तथाकथित आजादी की बात करते हैं या उस दौरान की बात करते हैं, तो उसमें का कोई भी थॉट हमको नहीं दिखता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। हमारे को डॉक्टर आम्बेडकर और फुले और पेरियार
जो अलग अलग एक बहुत बड़े समूह के लीडर्स रहे हैं, उनकी किसी भी विचारधारा का प्रतिबिंब हमको नहीं नजर आता है इसमें। तो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक आर्थिक सबलता की बात होती तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से फेल होती है। दूसरी बात, जहां पर विचारधारा थॉट प्रोसेस की बात होती है तो वहां पर पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमको फेल होती हुई नजर आ रही है, बनने के पहले ही, इम्प्लीमेंट होने के पहले ही। तीसरी बात है कि एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी और इक्वालिटी की बात होती है, वहां पर हम लोगों को ये शुरुआत से ही पूरी तरह से इनएक्सेसिबल और इनइक्विटेबल, अनअफोर्डेबल नजर आती है। तो ये तीनों महान आयाम जो है उसमें सभी तरह से ये इसकी जो नींव बनाई गई हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो दरी बिछाई गई हुई है, ये पूरी दरी की दरी ही पूरी ज्यादा गड्ढों से भरी हुई है, और इसका छत तो कहीं नजर ही नहीं आता। ये छत तो पूरा खुले आसमान कर पूरे आंधी तूफान के लिए खुला पड़ा हुआ है कि जो चाहे जो मर्जी कर ले और वो करवा पाए। आपने जो बहुजन इंटेलेक्चुअल की बात कही है वो बहुत दूरगामी बात है। बहुजन इंटेलेक्चुअल तो तब निर्माण होगा जब ये वर्ग निर्माण होगा, ये जो पढ़ा लिखा वर्ग निर्माण होगा। और बहुजन इंटेलेक्चुअल की बात मुझे रेजोनेट होती है फुले साहब की उस बात में कि शिक्षा हमको इसके लिए नहीं ग्रहण करनी है कि हम सिर्फ महज नौकरियों में और हमारे सिर्फ रोजी रोटी में रहें। ये उनको अभिप्रेत नहीं था, ये शिक्षा अभिप्रेत नहीं थी डॉक्टर अंबेडकर को और फुले साहब को और पेरियार को भी। उनको ये शिक्षा अभिप्रेत थी कि जो वो इल्म होना चाहिए लोगों को, जो अपनी जो बंदिशें हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर लाई हुई बंदिशें हैं, चाहे ट्रेडिशन ने लाई हुई बंदिशें हैं, चाहे इस धर्म प्रचार के माध्यम से लाई हुई बंदिशें है, ओल्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के माध्यम से लाई हुई जो सलाखें हैं, जो पूरी मजबूत की सलाखें हैं, उनको तोड़ने की क्षमता पैदा करने वाला जो एजुकेशन होगा, शिक्षा होगी, वह लोगों को मिलनी चाहिए। ये बहुत आगे की बात है और ये अभी तक हमने इस मुकाम पर पहुंच जाना था। 70-75 साल के भारत में हमने इस मुकाम पर पहुंच जाना था। और मजे की बात यह है कि आज भी हम लोग लिटरल एजुकेशन, यानी कि अ ब क ड ABCD और इसमें से डिग्री और 10वीं तक पास, एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन में अभी भी आज हम लोग अटकाए जा रहे हैं। वह भी मुहैया करवाने के लिए गवर्नमेंट, सरकार और पॉलिसी मेकर्स हम लोगों को, बहुसंख्यक लोगों को इतना तरसा रहे हैं, इतना मजबूर रख रहे हैं, इतना बेहाल और बदहाल बना रहे हैं। तो यह आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं है। यह उस समाज के ऊपर और उन लोगों के ऊपर निर्भर कराने की बात हो रही है जो जिन्होंने इस देश में, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ना सिर्फ शिक्षा को बहुसंख्यक बहुजनों को मरहूम रखा, अलग रखा, लेकिन भाषा से भी, और हर वो चीज को इन्होंने सीक्रेट कोड बनाया, हर वो चीज को नियम बनाया, हर वो चीज को इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन बनाया जो बड़े तबके को मिलना नहीं चाहिए और एक बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही माइनॉरिटी तबके के हाथ में वो जमा रहना चाहिए। तो इस तरह से आप इस देश का NEP 2020 का करिकुलम देख लीजिए, आप NEP 2020 का टीचर्स को लेकर जो नेटवर्क बनाने की बात हो रही है और ट्रेनिंग को लेकर बात हो रही है वो देख लीजिए, या आप इस देश इस NEP 2020 का जो स्ट्रक्चर बनेगा स्कूलों का, मतलब इमारत से लेकर इमारत के अंदर जो बात होगी वो तो करिकुलम में होगी, जो लोग वो बात लेकर जाएंगे वो तो टीचर्स लोग लेके जाएंगे, लेकिन इमारत भी नहीं बननी चाहिए, ऐसा ये प्रावधान NEP 2020 कर रही है। और उसके ऊपर यह मार्केट फोर्सेस के लिए जो आर्थिक पूरी तरह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का पूरा खुला माहौल है, यह उसको पूरी तरह से खोल के रख दिया है। मुख्य बात हमारे लोगों को समझने की क्या है, ये बात समझने की है कि ये सारा का सारा प्रावधान, ये बंदिशें जो NEP 2020 लाई रही है, यह एक खुले माहौल को बंद करने के लिए ला रही है। एक खुला माहौल जहां पर एक सोशल मोबिलिटी थी,
अगर वो पढ़ाई करना चाह रहा है पढ़ाई कर सकता है, अगर आगे पहुंच गया, अगर उसमें हुनर है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, वह अगर कोई एग्जाम पास हो जाता है तो उसको वो उस कोर्स में सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट हो गया तो वहां पर प्रावधान रहेंगे काउंसिलर से लेके तो स्टैट्यूटरी बॉडीज रहेंगी जो उसको और सक्षम बनाएंगे। अगर वो होने के बाद में उसको रिजर्वेशन है। तो एक ये पूरा मोबिलिटी प्रदान करने का जो एक सिस्टम बना था, ये पूरे के पूरे सिस्टम को के लिए बहुसंख्यक बहुजनों को वह इनएलिजिबल और रखना चाह रहे हैं, इनएलिजिबल रखना चाह रहे हैं। अभी तो वो एलिजिबल है, इनको मना करना पड़ता है, ये घेरे में आ जाते हैं, ये प्रश्न के घेरे में आ जाता है। जब इनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है तो कोर्ट केसेस हो जाती है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये लोग इनको वहीं पर जमीन पर ही लोग इनको इनएलिजिबल करार देना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि एक बहुत बड़ा एरिया रहा है, मैं इसलिए उन तमाम चीजों को डिटेल में नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पहले नरेंद्र कुमार जी ने और उनके पहले नाज ने इन चीजों का बहुत बड़े तरीके से खुलासा किया है। एक चीज जिसके ऊपर मैं खुलासा करना चाहती हूँ वह है इस देश के करिकुलम की बात, और करिकुलम और सांप्रदायिकता और इस देश की लोगों के हुक्मरान और हुकूमत जिनके हाथों में है उनकी विचारधारा का लिंक पूरी तरह से लगाकर मैं एक तरीके की समझ लोगों के सामने, दर्शकों के सामने, हमको जो सुन रहे हैं उनके सामने और बहुसंख्यक पसमानदा लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि संस्कृत को ही नहीं तो इंग्लिश को ही नहीं तो पूरी तरह से एजुकेशन को ही पूरी तरह से हमारे हाथों में से बाहर करने की कोशिश इस तरह से हो रही है कि ये पूरा NEP 2020 आपने पब्लिक स्कूल्स के ऊपर लागू कर दिया, आपने इसको पब्लिक स्कूल के ऊपर, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लागू कर दिया, और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर पूरी तरह से छूट है। उसी तरह से छूट है कि आज पब्लिक एजुकेशन सिस्टम में आपको CBSE बोर्ड अवेलेबल है और स्टेट बोर्ड अवेलेबल है, और CBSE बोर्ड भी बहुत कम स्कूलों में, नवोदय स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में है, और बाकी के स्कूलों में तो वो स्टेट बोर्ड है। जो जितने भी म्युनिसिपैलिटी के स्कूल है, जितने भी एजुकेशन पब्लिक एजुकेशन के स्कूल में है, उनमें ICSE स्कूल बोर्ड तो है नहीं, उसमें IB बोर्ड तो है नहीं। ये कि लेकिन आपने वो देश में लागू करके रखा हुआ है, आपने वो उसके लिए अलाउ करके रखा है। किनको अलाउ करके रखा है? प्राइवेट स्कूलों को अलाउ करके रखा है। IB स्कूलों को आपने बहुत बड़ी बड़ी तादादों में कम कीमत में आपने जमीनें देकर रखी, इलेक्ट्रिसिटी आप उनको फ्री देते हो, चैरिटी के नाम से, उनकी फिलैंथ्रोपी के नाम से उनको सारी सब्सिडीज देते हो। आपने ऐसे हजारों लाखों में ऐसी इंस्टीट्यूट्स खोल के रखी, इस देश के टैक्स पेयर और बहुजन समाज का लेबर उसमें गया हुआ है, और आपने उन प्राइवेट कॉलेजेस को और स्कूलों को अभी तो डिग्री का भी दिया है, लेकिन आपने अभी तक उनको पूरी तरह से छूट दे के रखी कि आप मनचाहे आप फीस लगा सकते हैं, मनचाहा कोर्स आप उसमें पढ़ा सकते हैं, आप मनचाहा उसमें बोर्ड चला सकते हैं, लेकिन ये है किसके लिए अवेलेबल? मतलब आपने जो सरकार की जिम्मेवारी है बजट से लेकर तो करिकुलम और टीचर्स का ट्रेनिंग और उनके लिए नेटवर्क बनाने का, बीएड और डीएड टीचर की तो बात नहीं हो रही है। ट्यूटर, अगर आप देखेंगे ट्यूटर और उन लोगों के ऊपर पढ़ाने का आप बताते हैं कि आपने उसको इक्विटी के माध्यम से, इक्विटी की बात करके आप स्कूल ट्यूटर को ला रहे हैं, लेकिन स्कूल ट्यूटर कौन बनने वाला है? ये तो उच्च वर्णीय तबके के लोग बनने वाले हैं जिनको वो इंग्लिश एजुकेशन मिलने वाला है, और वो अपने अपने गली मोहल्लों में वो फिर से वो अलग से प्राइवेट धंधा शुरू करेंगे जिसमें से वो हमारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, ताकि वो ये किया जाए। तो पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम को पूरी तरह से ये संकीर्ण करके प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम को ये जो पूरी तरह से छूट दी है, ये अपने आप में सबसे ज्यादा गैर बराबरी एस्टैब्लिश करने वाली बात है। दूसरा मुद्दा, और मैं खत्म करती हूँ अपनी बात को, कि करिकुलम के माध्यम से अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो सामाजिक आज की माहौल बनाया जा रहा है और सामाजिक विचारधारा और राजनीतिक विचारधारा जिसको बढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से बन रहा है। आप बात करते हैं कि लोग जो पसमानदा तबके के हैं, मुसलमान जो है और जो क्रिश्चियंस जो है और जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, आप और सिखों के ऊपर आप उनको अंकित करते हैं ये बोल के
कि वह अपने मदरसे खोल रहे हैं, वो अपने सिख गुरुद्वारे में अपनी सिखिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं, चला रहे हैं, और आप कृष्णों को बोल रहे हैं कि वो मिशनरी स्कूल पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे तमाम इंस्टीट्यूशंस, इनमें गैर बराबरी हो रही है कि नहीं, ये देखने की जरूरत थी। ये देखने की जरूरत थी कि वो सभी पूरे बहुजन तबके को ये रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन दे रहे हैं कि नहीं, उनमें खोलने की जरूरत थी। वो दूर करके आप इनको अंकित कर रहे हैं। मदरसे की अगर आप बात कर रहे हैं तो मदरसे तो खुलेंगे ही, क्यों नहीं खुलेंगे? अगर आपके सिलेबस में आप वहां पर भगवान राम पढ़ाएंगे, आप उसमें द्रौपदी का आदर्श बताएंगे, सीता का आदर्श बताएंगे, आप उसमें एक ऐसे धार्मिक विचारधारा का आदर्श बताएंगे जिससे कि तथाकथित आपने उसको मुख्य विचारधारा बना के रख दी है। आपने एक संविधान में सिर्फ एक धर्म की का बोलबाला नहीं है, एक संविधान में एक वैल्यू सिस्टम का बोलबाला नहीं है, वहां पर सभी की बातें करनी है। तो अगर मुसलमान हूं और अगर मुझे वहां पर इस्लाम के बारे में अगर पढ़ने को मिल जाता है, अगर मुझे प्रोफेट मोहम्मद के बारे में और मेरे महानुभव है, अगर मुझे उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अगर उसमें मुझे अब्दुल कयूम अंसारी जी की बात बताई जाती है, फातिमा बीवी शेख की बात बताई जाती है, अगर मुझे जो मेरे आइकन्स है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी बातें हैं, अगर मुझे वहां पर वो दिक्कत मिलती है तो मैं जरूर वो स्कूल में जाऊंगी और वो जरूर सिलेबस पढ़ूंगी। अगर मुझे जीसस के क्रिश्चियन अगर है, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में सही चीजें पढ़ाई जाती है, ना कि वहां पर एक कोई चीज एक लाइन के इसमें ये क्रिश्चियनिटी खत्म कर देते हैं। जो हमारे आइकन्स है, बहुजन समाज के जो आइकन्स है, डॉक्टर आम्बेडकर के बारे में तो कई दिनों तक सिलेबस में था ही नहीं, वो फुले साहब के बारे में सिलेबस में था ही नहीं, अभी तो इन्होंने जस्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू किया है। और यही नहीं तो, लेकिन आपने सिर्फ राजनीतिक आइकन्स ही नहीं, तमाम सामाजिक आइकन्स और धार्मिक आइकन्स आपने एक विशिष्ट समाज के और विशिष्ट धर्म के आपने उसमें रख दिए, और समाज में आपने वह एक राजनीति चलाई हुई है कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चलाई है। और इन लोगों को अपना सा समझने के लिए, उनको समावेश करने के लिए आपने करिकुलम में कुछ भी नहीं रखा है। तो नेचुरली है कि आप मदरसे बनेंगे, नेचुरल है कि वहां पर क्रिश्चियन अपने स्कूल चलाएंगे और उस तरह का ये होगा। ये धार्मिक ध्रुवीकरण ही नहीं, तो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ावा देने की बातें ये सिलेबस में हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। जी ओके। सो अभी डॉक्टर मनीषा बांगर मैम ने आपने काफी इंटरेस्टिंगली इससे जुड़े हुए जो इंटेलेक्चुअल से जुड़े हुए सवाल थे उस पे आपकी पूरी की पूरी उसकी पृष्ठभूमि लेकर गया है कि 70 साल के बाद भी हम जो है अभी लिटरल एडुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और उसके बाद जब किसी तरीके से अपनी जमीन तलाशना शुरू कर दिए हैं, कोर्ट में जाना शुरू कर दिया है, जब भी धोखेबाजी और जब भी इस तरीके की साजिश होती है, तो वो लाइन ही अब जो है वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो एलिजिबल ही नहीं हो, एक्सेसिबल ही ना हो, वो मौका ही नहीं आए कि वो कोर्ट तक जाए। तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा है ये अब तक। बट मैं क्विकली जो है कन्वर्सेशन को खत्म या आगे ले जाने से पहले मैं क्विकली जो है फाइनल कमेंट्स नाज खैर जी से लेना चाहूंगा। वो कुछ बातें कंटिन्यू करना चाह रही थी। सो अगर मैम अगर आप ब्रीफली हमें उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए अगर आप समराइज करें बड़ा बेहतर रहेगा मैम। जो 2-3 पॉइंट्स जो शायद छूट गए थे, और सभी पॉइंट्स तो हम लोग एक सेशन में नहीं कवर कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मैं रखना चाहती थी, जैसे प्रोफेसर नरेंद्र कुमार जी ने कहा, कुछ तो अच्छी बातें भी हैं इस एक्ट में, NEP 2020 में, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट कंपोनेंट जो है एक बड़ा कंपोनेंट है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, उस पर काफी एम्फेसिस है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये कहा गया है कि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट का एक हिस्सा भी बन जाएगा। जो एक दूसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि जो मार्केट इकोनॉमी है, जो एजुकेशन सिस्टम, जैसे उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी है, उनका आइडियोलॉजी है,
तो उसको वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाना चाहते हैं ताकि उनके जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो। तो अगर आप यूएस, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, रिसर्च आर्टिकल, तो उसमें हमने ये देखा है कि यूएस जो है, यूएस का जो जनरल एजुकेशन कंपोनेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, एकेडमिक साइड है वो बहुत स्ट्रांग है। स्कूल लेवल पे, हायर लेवल पे तो है ही, लेकिन स्कूल लेवल से लेकर के हायर लेवल तक यूनाइटेड स्टेट्स का जनरल एजुकेशन, इट इज अ मार्केट इकोनॉमी एंड और इसी डायरेक्शन में हम अपने इकोनॉमी को ले जाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनना चाह रहे हैं। और लेकिन अगर हम इनका एग्जांपल देखते हैं, यूएस का देखते हैं, तो उनका अच्छा इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी है और उनका जनरल एजुकेशन कंपोनेंट भी बहुत स्ट्रांग है, मच स्ट्रॉन्गर देन यूके का जनरल एजुकेशन कंपोनेंट। और हमारा यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इस चीज को मेकअप कौन करेगा? हमारा प्राइवेट स्कूल सिस्टम इस चीज को मेकअप करेगा। जैसे मनीषा जी ने कहा कि और भी हैं आईवी स्कूल्स वगैरह जिनका नाम इंटरनेशनल स्कूल्स का इन्होंने लिया, और हमारे जो प्राइवेट अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक साइड है, जनरल एजुकेशन साइड है, तो वो लोग पूरा करेंगे। ये उम्मीद वो हमारे अपने जो बच्चे जा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनसे वो ये उम्मीद नहीं रख रहे हैं और उनको इसमें शामिल भी नहीं करना चाहते। कुछ अच्छे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो केंद्रीय विद्यालय, उस तरह के स्कूल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आरपीवीवी, राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय, फिर कुछ और भी उनके क्वालिटी स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, जबकि उनको पता है कि जो जिस डायरेक्शन में हमें अपना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को ले जाना है, उसमें हमें कोशिश करना है कि जो ये अलग अलग सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन है, आपके प्राइवेट स्कूल, स्पेशल स्कूल्स वगैरह, वो जितने भी लेवल्स हैं उसको हमको कम करना और एक कॉमन स्कूल सिस्टम की ओर हमें बढ़ना है। लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हम देखते हैं कि वो लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि स्पेशल स्कूल्स वो खोल रहे हैं, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। और अब वहां पे एनईपी में जो बात ये चल रही है कि लोकल टीचर्स प्रोफिशिएंट इन लोकल लैंग्वेज, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा टीचर रिक्रूटमेंट में, और वो लोग पढ़ाएंगे। लेकिन इन स्कूल्स में आप देखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशंस वो देख रहे हैं, उसमें वो ये देख रहे हैं कि उनको प्रोफिशिएंट होना है इंग्लिश में, हिंदी में। तो एनईपी फिर, और ये भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो जनरल कंपोनेंट है, जो हमारे रेगुलर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जनरल एजुकेशन का जो कंपोनेंट है, उसको उस पर काफी, उस पर बिल्कुल ही जो अटेंशन जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और ये एक मुझे लगता है एक एरिया ऑफ कंसर्न है। और दूसरा ये है कि जो वोकेशनल एजुकेशन की बहुत बात हो रही है, कुछ डेटा मैं देख रही थी, तो और जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं उसमें जो पहले वाले पॉलिसीज है उसमें ये बात है कि जो बच्चे आगे नहीं जाते हैं एकेडमिक्स में, जनरल एजुकेशन के साइड में, कॉलेजेस में नहीं जाते हैं, या प्रोफेशनल डिग्रीज, मेडिकल, इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाते हैं, तो ये जो बच्चे हैं ये फिर वोकेशनल की तरफ जाएंगे। और वोकेशनल जो है, और वो जो उसमें फिर स्कूल ड्रॉप आउट्स भी आते हैं और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन भी आते हैं, जो बीच में छोड़ देते हैं पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, या जो कभी भी एनरोलमेंट जो बच्चे नहीं लिए वो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। अब ये है कि, और ये इन बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम सोचेगी वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। और फिर कुछ बच्चे हैं जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पे वो चले जाते हैं वोकेशनल साइड में, और वो ITIs हैं, और कुछ हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिसमें वोकेशनल एजुकेशन भी इम्पार्ट किया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो एक बड़ा तबका है, जो आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है,
जो हमारा जो वर्क फोर्स है उसका सिर्फ 10% है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और ये जो बच्चे हैं ये आपके ITIs वगैरह यहाँ से वो जाते हैं, या फिर जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जिसमें वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रावधान है, प्रोविजन है, वहाँ के बच्चे हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं। लेकिन जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे, पहले तो ये बच्चे बहुत ज्यादा है नंबर्स में, जैसे हमने 85-86 का ही डेटा आपको अभी बताया था कि 60% चिल्ड्रन तो ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिटवीन क्लासेस 1 to 5 एंड आपके बिटवीन 1951 to 1985-86 का ये डेटा था, एंड बिटवीन 1 to 8 आपके 75% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और अगर इसके बाद का भी डेटा आप देखते हैं तो 2017-18 का जो राइट टू एजुकेशन फोरम का डेटा है उसमें आप देखेंगे SC, ST, OBC और मुस्लिम चिल्ड्रन, मुस्लिम में मान के चलिए कि पसमानदा बच्चे हैं, इनका ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है आपके एलिमेंट ये प्राइमरी स्टेज में भी और अपर प्राइमरी स्टेज में भी। क्लास 5 में 1 to 5 में भी इनका ड्रॉप आउट ज्यादा है और 6 to 8 में भी इनका ड्रॉप आउट ज्यादा है, SC, ST, OBC और मुस्लिम चिल्ड्रन। और इन चारों के बीच में आप देखेंगे कि किसका सबसे ज्यादा है, तो मुस्लिम बच्चों का सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है। और आउट ऑफ स्कूल बच्चों का अगर आप आंकड़ा देखेंगे 2014-15 का आंकड़ा है राइट टू एजुकेशन फोरम से, उसमें भी आप देखेंगे आउट ऑफ स्कूल बच्चे कौन है, SC, ST, OBC, मुस्लिम, और इसमें भी मुस्लिम बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल है। और 2014-15 में ये बताया गया था कि करीब 60 लाख बच्चे 6 से 13 वर्ष की उम्र के वो आउट ऑफ स्कूल है। अभी जो NEP 2020 में बताया जा रहा है कि 6 to 17 ईयर्स के एज ग्रुप में 3.22 करोड़ बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल है, वो यही कैटेगरी, यही सब बच्चे हैं। और इनको वोकेशनल एजुकेशन की तरफ फिर उनको प्रोवाइड करना है। वोकेशनल एजुकेशन का अगर आप स्टेटस देखते हैं तो वो आप देखेंगे कि आप सिर्फ 5% लोगों को सरकार वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। ये आपके जो 12th 5-year प्लान का डेटा है कि सिर्फ 5%, और NEP में ये कहा गया है कि 50% जो चिल्ड्रन होंगे स्कूल लेवल से लेकर के हायर एजुकेशन लेवल तक 50% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन हासिल कर लेंगे। तो अब इसमें ये है कि जो एस्टैब्लिश्ड और कुछ कैपेसिटीज भी वोकेशनल एजुकेशन के लिए वो इंक्रीज कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसको वो मर्ज कर रहे हैं UGC के साथ, कैपेसिटीज डेवलप हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे हमने बताया कि 5% ही इन द एज ग्रुप 19 to 24 को वो वोकेशनल स्किल वोकेशनल एजुकेशन दे पाए हैं। तो और जो बहुत बड़ा तबका है जो वर्कफोर्स का है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये जो वर्कफोर्स है जो जिनके लिए वोकेशनल एजुकेशन की बात होती है, और वो वही है जो हमारे SC, ST जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो और इनके लिए जो है और ये जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कैसे हासिल करेंगे जब वो स्कूल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं, वो ड्रॉप आउट कर गए हैं और आउट ऑफ स्कूल है। तो कुछ तो प्रोविजन है कि वो AICTE में प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना है, लेकिन फिर वो टेक्निकली उस लेवल के नहीं है जैसे वो ITIs हैं आपके, या फिर उसके बाद जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वगैरह। और ये फिर क्या ये इनफॉर्मली फिर स्किल्स को हासिल करते हैं। ये जो बच्चे हैं वो किसी जो गुरु है वगैरह। एक चीज भी इसमें कि जो हमारा पूरा जो एजुकेशन का पर्पस है, जिसमें हम आगे भी वो बात कर रहे थे, पीछे जो हमने कन्वर्सेशन भी करा, मैम भी मनीषा मैम भी मेंशन कर रही थी और प्रोफेसर नरेंद्र कुमार भी मेंशन कर रहे थे कि जो एजुकेशन का पर्पस होना चाहिए वो वेलफेयर होना चाहिए। और आप जो कि अभी क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हैं डेटा के थ्रू एंड एवरीथिंग, इट्स लाइक इट्स टुवर्ड्स की लेबर जॉब, मैनुअल जॉब की तरफ वो करे। और आप जो डेटा बता रहे हो कि वो ये जो जिस सेक्शन को वो कह रहे हैं कि इस तरीके के जॉब्स देंगे वो ऑलरेडी आउट ऑफ सिस्टम है, बट
क्वेश्चन ये है, ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है वो क्या हमेशा क्या ये लेबर जॉब ही करती रहेगी? पहले तो ये था कास्ट के थ्रू आप इंटाइटल्ड हैं एक तरीके के जॉब करने के लिए। अब आप पॉलिसी इस तरीके से बना रहे हो कि जहाँ पे कास्ट कास्ट तो नहीं दिख रहा कोट एंड कोट में, लेकिन फिर भी आप इस बैक हो और आपका ये सोशल और बैकग्राउंड है, तो आप इसी तरीके की चीजों से मतलब आपको इसी तरीके का ही विंडो आपको मिलेगा। तो अगर आप ब्रीफली ये अगर नो अंडरस्टैंड कराने की अगर हमारे जो ऑडियंस है उनको अगर ब्रीफली बताने की कोशिश करें कि क्यों ये जो कम्युनिटी है जो अभी तक पिछड़ी वंचित और अभी तक लिटरल एजुकेशन जो ही उनको अभी पा रहा, वो क्यों नहीं डिजर्व करती कि बेहतर इनको हायर एजुकेशन मिले? क्यों नहीं आप मतलब अगर आप ये बताएं इस पे उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को वो बताएं कि क्यों वो डिजर्व नहीं करती कि वो भी जो भी है व्हाइट कॉलर जॉब्स, टीचर्स बने, प्रोफेसर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, और वो भी मैं आईटीआई इंजीनियर या फिर इस तरीके का जो इलेक्ट्रीशियन या इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी बकायदा जो बीटेक कर करके अच्छे प्रोफेशनल एजुकेशन लें और फिर एक इंटेलेक्ट जो डॉक्टर मनीषा वांगर भी पीछे उन्होंने मेंशन करा है। तो अगर आप इस पे स्ट्रेस करते हुए अगर कन्वर्सेशन आगे बढ़ाएं तो मुझे लगता है कि ऑडियंस के लिए ज्यादा नहीं ना, बिल्कुल मैं एक्चुअली अपनी बात को उसी डायरेक्शन में ले जाना चाह रही थी कि क्या वो डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप वोकेशनल एजुकेशन को भी एम्फसाइज कर रहे हैं तो क्या उस लेवल का वोकेशनल एजुकेशन क्या आप उनको इन बच्चों को आप प्रोवाइड करेंगे? उस तरह की बात नहीं है। एनईपी 2020 में वो ये कह रहे हैं कि एक नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं जो आउटकम बेस्ड होगा, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और जैसे हमने आंकड़े में तो आपको अभी क्लियर कर दिया किस तरह के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं और किस तरह के बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम बच्चे ही हैं। पहले तो इन्हीं 4 कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, और इनमें भी अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम बच्चे ही हैं जो सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट है आउट ऑफ स्कूल। अब ये कह रहे हैं कि अब जैसे आपने कहा कि बिल्कुल कास्ट बेस्ड हो जाएंगे और जो ऑक्यूपेशंस हैं उसमें जो लोग जो काम कर रहे हैं उन्हीं से वो सीखेंगे और फिर एनईपी में ये कहा गया है कि नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के जरिए आप जो भी आप इनफॉर्मली सीख रहे हैं, जो आप फॉर्मली नहीं सीख रहे हैं, इनफॉर्मली सीख रहे हैं, उसके लिए आप एक क्वालिफिकेशन आप ले सकते हैं, एक सर्टिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक टेस्ट आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जो आपके स्किल्स होंगे वो तो आपके वो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस के ही वो स्किल्स होंगे, और आप उसके लिए इनका कहना है, एनईपी 2020 में कहना है कि आप उसके लिए क्वालिफिकेशन ले सकते हैं, और ये जो फ्रेमवर्क है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, वो फिर आपको बताएगा कि ठीक है आप के पास ये स्किल है, अब आप ग्रोथ चाहते हैं तो आपके पास क्या पाथवेज है, अब इसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ आप बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या कोर्सेज करना पड़ेगा। अब ये है कि ये पूरा जो फ्रेमवर्क की बात वो कर रहे हैं, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये 2013 में इसको लॉन्च किया था, इसको कंसीव किया था 2009 में। अब लेकिन पूरे एनईपी 2020 में कोई डिटेल नहीं है कि कितना ये इम्प्लीमेंट हुआ, कितना जो स्टूडेंट्स है, कितना स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया ग्रोथ के लिए, कितने स्टूडेंट्स ने जो इनफॉर्मली कुछ ट्रेड सीखा है उसके लिए क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई किया है और फिर आगे पढ़ाई की तरफ गए हैं। इनका कहना है एनएसक्यूएफ के जरिए जितने भी लोग वोकेशनल एजुकेशन में जा रहे हैं वो फिर जनरल वो वापस एजुकेशन सिस्टम में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा पाथवेज वो डिफाइन करेगा फ्रेमवर्क। तो ये फिर से मुझे लगता है कि ये थ्योरी में ऐसा लग रहा है कि ये सब पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो खुद उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो मेरा यही कहना है कि आप कितना सीरियस हैं बहुजन और पसमानदा बच्चों को लेकर के,
स्कूल एजुकेशन के अंदर आप कितना सीरियस है, उसमें आपने कंपोनेंट वोकेशनल का रखा है, बहुत एम्फोसाइज करें तो उसको भी लेकर के आप कितना सीरियस है ना। वोकेशनल में फिर प्रोफेशनल इंजीनियरिंग और ये सब भी आ जाता है, लेकिन वो वही बच्चे जा सकते हैं जिनका वो फिर जनरल एजुकेशन साइड जिनका स्ट्रॉन्ग है, साइंस में मैथ्स में जिनका एकेडमिक जो जनरल एजुकेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, फिर वो क्वालिफाई करते हैं, फिर वो जाते हैं। बाकी तो सीनियर सेकेंडरी में फिर वो वोकेशनल साइड में जाते हैं, टेक्निकल ITIs में जाते हैं, इस तरह के कोर्सेज में, या फिर और भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल में जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसमें जाते हैं। और ये सब जो है वो सिर्फ पूरे वर्कफोर्स का जो है और ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं जो सिर्फ 10% है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड है। और ये सब ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो इनफॉर्मली कुछ स्किल हासिल करते हैं और फिर वो काम करने लगते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उनको वापस लाना जनरल एजुकेशन में और उनकी ग्रोथ की बात जिस तरीके से की जा रही है इसमें NEP में, तो बहुत अनफेयर मुझे लग रहा है कि ये पॉसिबिलिटीज दिखती नहीं है। और फिर ये भी चीज है कि जो मैं कह रही हूँ कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए तो जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या अच्छे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन इनको भी आप डाल दे रहे हैं उसमें। तो आप कोई भी रिजल्ट आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग का, कॉमन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन का, मेडिकल का, आप उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे क्लियर करते हैं उसमें, है ना। लेकिन आपने वो स्कूल का कंडीशन तो आप जानते हैं पूरे सिस्टम का, लेकिन उनको आपने कम्पीट करवा दिया प्राइवेट स्कूल सिस्टम के साथ, और जो जिसमें बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं। तो मेरा ये एक कहना है कि अगर आप सीरियस हैं तो आप जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनके लिए आप एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हायर एजुकेशन के लिए वो आप अलग से आप रखिए, और एक कोटा भी आप रखिए उसमें। ठीक है, स्कॉलरशिप की बात वो कर रहे हैं, वो लोन लेने की बात करें, वो सब चीज है, लेकिन वो काफी नहीं होता। वो भी वही बच्चे मतलब लोन के लिए अप्लाई करेंगे जिनका एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग, जिनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, और जिस स्कूल में उनको स्ट्रॉन्ग पढ़ाई जिसमें होगी, है ना। और हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, अभी उसको डेवलप होने में वो टाइम लगेगा, है ना। तो ये कुछ है सोच। जी, थैंक यू मैम। डॉक्टर मनीषा बांगर, अगर आप कुछ इन सारे ऐड करना चाहते हैं, कोई फाइंडिंग्स है आपके? मुझे तो मैं फिर से दोबारा यही कहूंगी कि ये जो इन्होंने फोकस रखा है NEP 2020 का, एक विशिष्ट वर्ग के लिए, अमीर लोगों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, जो इनफॉर्मल ट्रेनिंग है, उसके अलावा जो पूरी तरह से भारी छूट दी है प्राइवेट स्कूलों को अपने हिसाब से फीस और सभी कुछ मनमानी करने के लिए, ये गैप पहली बारी में इसको खत्म करना पड़ेगा। और जो एजुकेशन का राष्ट्रीयकरण है वह ज्यादा जरूरी है, ना कि ये NEP 2020। मुझे तो लगता है कि इसकी फिलहाल जरूरत ही नहीं थी। अब की बारी जो इन्होंने NEP 2020 लाया है, जस्ट बिकॉज हर सरकार लाती तो हर सरकार ने लाना जरूरी नहीं है। ये मुद्दा शैक्षणिक जितना है उतना ही राजनीतिक मुद्दा है दरअसल, अभी देखा जाए तो। राजनीतिक इसलिए क्योंकि जो पॉलिसियां बना रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं इसको कार्यान्वित करेंगे अपनी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, वह लोग जो है वो हुकूमत वाले लोग हैं फिलहाल। और ये जन आंदोलन का मामला है, इसमें SC ST OBC का जो मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जिससे कि उनको बेदखल किया जा रहा है, इन लोगों को यूनाइट होकर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए जो इन्होंने अपने मत दिए थे, अभी तक जो मत दिए थे, किस तरह से मत दिए थे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के पहले
गवर्नमेंट ने कुछ 6-7 महीने का समय दिया था कि आप अपने ओपिनियंस उनको बताए जाए, ईमेल के जरिए, इसके जरिए। अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग लोगों ने अपना मत दिया है, उन्होंने अपनी बात कही है कि इसका किस तरह से निजीकरण से हटा के इसको राष्ट्रीयकरण किस तरह से किया जाए, और तमाम मैक्सिमम लोगों को और पब्लिक स्कूल सिस्टम को किस तरह से मजबूत किया जाए। लेकिन हमने खुद ने और कई संगठन ने और कई इंडिविजुअल लोगों ने, कई लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया और बड़े बड़े मेमोरेंडम भेजे। लेकिन ये जो पॉलिसी हमारे सामने आई है, ये कुछ अलग ही बन के आई है। मुझे लगता है कि उसके ऊपर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया। वो एक रेफरेंडम के हिसाब से जब लेते हैं ना, महज एक टोकनिज्म के तरह से एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने वो की, और उसमें से कुछ भी लागू नहीं किया, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, क्योंकि वो जो ड्राफ्ट पहले आया था और जो फाइनल ड्राफ्ट आया है उसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। वो जो फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने आया है एनईपी का, ये बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इन्होंने ओपिनियंस मंगवाए थे, ओपिनियन आने के बाद में उसमें से कुछ भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसमें तब्दीलियां नहीं की। और इनफैक्ट राइट टू फोरम ऑफ एजुकेशन का जो बड़ा फोरम जिस देश में चल रहा है, और कई भी फोरम्स है, उन्होंने अभी उन लोग सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनईपी 2020 में हमने जो बताया उसमें से कोई भी अलग तब्दीलियां नहीं करी। वो अभी भी सेमिनार गठित कर रहे हैं, और वो अभी भी एनईपी 2020 आने के पहले उनके सेमिनार और विश्लेषण और सारा कुछ चल रहा था कि वो ड्राफ्ट बनने के पहले के उनके इनपुट्स दे रहे थे वो, और ड्राफ्ट आने के बाद में भी वो कंडक्ट किए जा रही। इसका मतलब सरकार ने किसी की नहीं सुनी, सुनने का उन्होंने नाटक किया लेकिन सुना नहीं किसी ने, और जैसा उन्होंने सोच के रखा था अपने बंद कमरों में, वैसे का वैसे ड्राफ्ट हमारे सामने लाया है। तो ये ड्राफ्ट ही नामंजूर करने का समय है, मैं कहती हूँ, पूरा का पूरा। इसमें ये मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये थोड़ा बहुत सही है, ये थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बहुसंख्यक अगर लोगों के हित में नहीं है तो राष्ट्र के हित में नहीं है ये ड्राफ्ट। अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम और राष्ट्रीयकरण नहीं होता और गरीब तबका जो है 80% और 90% लोगों को ये एजुकेशन नहीं देता और सिर्फ 7% लोगों को एजुकेशन देता है, तो ये बुनियादी स्तर पर ये नाकामयाब ड्राफ्ट है। और इसको खारिज करना और इसको पूरी तरह से पलट करना, इसमें ये एनालिसिस और काउंटर एनालिसिस करके इसमें का ये निकाला जाए वो अच्छा है, ये वो अभी वक्त नहीं है, मेरा मानना है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा विकृति पूर्ण तरीके से हमारे सामने आया है। पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन मार्केट फोर्सेस के लिए ओपन रख दिया गया है कि आप लूटो जिस तरह से लूटना चाहो जी। दूसरी तरह से सिलेबस के माध्यम से, विचारधारा के माध्यम से फिर से ओपन रखा हुआ है कि आप इसमें इंसर्ट करो, और ये इसको पॉलिसी के तरह से लाया गया है। ये सबसे बड़े इसकी खामी है, जो विकृतियां को पॉलिसी के माध्यम से हमारे को घूंट पिलाया जा रहा है, ये विकृति है इसमें। और मेरा यही कहना है आखिर में कि इसका भरपूर विरोध होना चाहिए और इसको जन आंदोलन के माध्यम से लेना चाहिए, और पब्लिक सिस्टम में इसको लाकर इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद में जो निकलेगा उसको फिर पुनः रचना इसकी करनी चाहिए। जी, थैंक यू मैम, आपने बहुत ही। नाज कहना चाह रही है, वो अनम्यूट कीजिए, नाज आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि एनईपी 2020 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, लेकिन इस पर कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं हुआ है, जो होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज ने डिमांड किया है इस बात की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ना इंडिपेंडेंट फोरम के जरिए डिस्कस हुआ है, क्योंकि बनने के पहले जो इन्होंने मांगना चाहिए था, इनपुट्स मांगने चाहिए थे, लोगों के विचार और ओपिनियंस मांगने, ये नहीं मांगे। जब विरोध होने लगा तब इन्होंने कुछ 3-4 महीने या 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने भी नहीं, मुझे याद है कि इन्होंने पास किया, फिर जब विरोध होने लगा तो 1.5 महीने का और फिर बाद में और 1 महीने से एक्सटेंड किया था। मतलब मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम दिया है, वो भी एक्सटेंड कर करके इस तरह से। तो लोग और लोग विचारक
इंटेलेक्चुअल्स और जो फोरम के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं संगठन और तमाम एजुकेशनिस्ट, वो पूरी तरह से उनके सहमति से ये बना हुआ ड्राफ्ट है नहीं। यह बहुत ही कम लोगों ने बनाया हुआ ड्राफ्ट है, चाहे संघ के लोगों ने बनाया, पार्टी बीजेपी पार्टी का हो, लेकिन जो उस विचारधारा के समर्थक है उनके माध्यम से ये हमारे सामने आया हुआ है। और जिस तरह से सामाजिक राजनीतिक विरोध कई चीजों का हो रहा है, ये पॉलिसी के नाम से एक बार दर्ज हो जाएगा तो इसको बदलना मुश्किल होगा। उसके लिए तो जन आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उस जन आंदोलन की शुरुआत अभी ही की जाए और इसको पूरी तरह से खारिज करने की कोशिश करें, या फिर जो समावेश कंसेंसस के माध्यम से सामने आती है पूरे पॉलिटिकल पार्टीज और संगठन के माध्यम से जो आती है, मेन बात यानी कि सभी सामाजिक तबके का उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, विचारों में भी, बनने में भी, वो नहीं नजर आता है क्योंकि इतना भारी हर कोई विरोध कर रहा है। ओबीसी के बहुजन विरोध कर रहे हैं, उनके समक्ष नहीं आता है, मुस्लिम उसका के समक्ष नहीं आते, तो किस तबके के लिए बना हुआ है ये फिर ड्राफ्ट, किन के लिए बना हुआ है? सवाल तो वो है जी, किन के लिए बना ये ड्राफ्ट, यही सवाल है। और इसी का हम अपने लगातार एपिसोड सीरीज में इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर किसके लिए बना है, जो अगर बहुजन के लिए नहीं है, जो जी। और उसके बाद इसको ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीयकरण होना है और नेशनलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि आप नेशनलाइज कर रहे हो, कह रहे हो, और उसके बाद आपने इस पूरे प्रोसेस से प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बाहर रखा है, जो कि सबसे ज्यादा करप्ट, जहां पे सबसे ज्यादा मनमानी, जहां पे सबसे ज्यादा पैसों का धंधा होता है, एजुकेशन का धंधा होता है। अगर मैं इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूं तो वो बिल्कुल धंधा होता है। और अब जो कि पब्लिक पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो कि ऑलरेडी वीकेंड था, और जिसमें जो क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कुछ अच्छी चीजें लाई गई जिससे उसको मजबूत कोशिश की गई और मैंडेटरी कंपलसरी करने की कोशिश करी कि जहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। और 2020 में इस तरीके का ड्राफ्ट ला करके उस पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये ड्राफ्ट, अगर ये बहुजन के हक में नहीं है, देश के हक में नहीं है, और ये देश ही नहीं, मतलब अगर बहुजन नहीं इसमें शामिल, देश है किसका? कौन है जिसको अगर वो देश कर रहे हैं? वो अगर 3%, 2%, 4% दामन को सिर्फ देश के वो कह रहे हैं, तो वो प्लीज ये पॉलिसी अपनाए और उनके लिए ही रखें, और इसको पूरी की पूरी इसको ना ही नेशनल कहे और ना ही उसको जबरदस्ती बहुजन पे प्रेशराइज और उनको करने की बिल्कुल कोशिश ना करे। बहुजन डिजर्व करता है अच्छी एजुकेशन, बेहतर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, वो पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं। और इतने सालों के बाद अब वो किसी भी तरीके से वापस बैकफुट पे नहीं जाने वाले हैं। अगर जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो जन आंदोलन होगा, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन ये किसी भी सूरत में ये ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देख रहे थे नेशनल न्यूज और हमारे साथ 3 गेस्ट आज जुड़े थे, और आप तीनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से और राइटली इस ड्राफ्ट के जो पॉइंट्स हैं उसको मेंशन करा और डिमांड्स को क्लियर करा कि क्या एक्सपेक्टेड था एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से और क्या हमें मिला। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।